पाठशाला में आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं, सबसे पहले वो बता दूं। वही नुपुर शर्मा, वही 2 जज, वही केस, लेकिन कल बड़ा फैसला होगा। आज इस पर बात करूंगा। नुपुर शर्मा को जान से मारने की नई धमकियां मिली हैं क्या, इस पर भी बात होगी। इसके अलावा चीन बताएगा कि मुसलमान कैसा होना चाहिए। शी जिनपिंग चीन में इस्लाम के साथ क्या कर रहे हैं, आज इसका चैप्टर खोलूंगा। हिंदुस्तान के मुसलमानों और अरब देशों को भी देखना चाहिए कि चीन में क्या चल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का सेल्फ गोल वाला चैप्टर खोलूंगा और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी खेल हो गया है कैसे, यह भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला की शुरुआत सबसे पहले नुपुर शर्मा केस में बड़े ट्विस्ट के चैप्टर से। वही नुपुर शर्मा जिनकी देश भर में चर्चा है, वही केस जिसकी देश भर में चर्चा है, और वही 2 जज जिनकी देश भर में चर्चा है। और अब इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। आप कहेंगे ये कैसे हो रहा है कि नुपुर शर्मा का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, उन्हीं 2 जज के सामने पहुंच जाए। क्या सुनवाई होनी है, यह खबर कहीं नहीं है, लेकिन हम आज आपको बता रहे हैं कि नुपुर शर्मा का मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और उन्हीं 2 जजेस के सामने पहुंचा है। और सुप्रीम कोर्ट का नया रुख क्या होगा या वही पुराना रुख होगा, इस पर पूरे देश की नजर होगी। क्योंकि 18 दिन बाद नुपुर शर्मा ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आपको याद होगा, नुपुर शर्मा ने अपने खिलाफ अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर हुई थी, उसके लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी कि सबको क्लब कर दीजिए, मेरी जान को खतरा, मैं हर जगह कैसे जा सकती हूं, सारी एफआईआर एक जगह होगी, दिल्ली में होगी, तो यहीं सुनवाई हो पाएगी, क्योंकि पहली एफआईआर दिल्ली में हुई। लेकिन कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका वापस ले ली। अब फिर नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और इत्तेफाक यह है कि यह मामला फिर उन्हीं 2 जजेस के सामने पहुंचा है। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि नुपुर शर्मा ने अपनी नई याचिका में क्या कहा है, जरा इसको सुन लीजिए। इस नई पिटीशन की पहली बात, नुपुर शर्मा ने इसमें मेंशन किया है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद जान से मारने की नई धमकियां मिल रही हैं। नुपुर शर्मा कह रही हैं कि जो टिप्पणियां उस दिन हुई, उसके बाद उनकी जान को खतरा बढ़ गया और उन्हें जान से मारने की नई धमकियां मिल रही हैं। दूसरी बात इसमें लिखी गई है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को क्लब किया जाए और केस को दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। तीसरी इसमें बड़ी बात लिखी गई है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज 9 एफआईआर में गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। और चौथी बात लिखी है कि नुपुर शर्मा अपनी उसी याचिका पर सुनवाई चाहती हैं जिस याचिका को पिछली सुनवाई में वापस ले लिया था, उसको परस्यू करना चाहती है। 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नुपुर शर्मा पर बहुत सख्त टिप्पणियां की थी। और आज जब नुपुर शर्मा कह रही हैं कि उनकी जान को खतरा बढ़ गया है, उन्हें नई धमकियां मिल रही हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस वक्त कोर्ट ने क्या कहा था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में जो हो रहा है उसके लिए महिला अकेले जिम्मेदार है। नुपुर शर्मा की बदजुबानी की वजह से पूरे देश में आग लग गई। उदयपुर में हुई घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए भी उनका बयान ही जिम्मेदार है। नुपुर शर्मा को इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत थी? नुपुर शर्मा को टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए। एक राष्ट्रीय दल की प्रवक्ता होने से आपत्तिजनक बातें करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। नुपुर शर्मा की जान को खतरा है या वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं, यह भी टिप्पणी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने। अपने बयान को वापस लेने में देर की और बाद में शर्त के साथ माफी मांगी। ये सारी वो बातें हैं जो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में, जिसमें क्लबिंग ऑफ एफआईआर्स है, इसको सुनते वक्त कहा था। और उसके बाद नुपुर शर्मा ने वो केस वापस ले लिया था, अपनी याचिका वापस ले ली थी। हालांकि इन टिप्पणियों का जिक्र सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी में कहीं नहीं किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त टिप्पणियां की थी, तो लोगों के मन में कई सवाल आए थे कि क्या नुपुर शर्मा के खिलाफ कट्टरपंथियों का गुस्सा और बढ़ने की आशंका नहीं है? क्या इससे नुपुर के खिलाफ कट्टरपंथी सोच को और बढ़ावा नहीं मिलेगा? क्या बिना ट्रायल नुपुर को अपराधी मान लेने वाले संकेत नहीं दिए गए? क्या बिना ट्रायल संवेदनशील मसले पर एक तरह का फैसला सुनाने वाली बातें नहीं की गई जो जजमेंट में नहीं थी? क्या नुपुर शर्मा की जान पर खतरे को हल्का कर देने वाले संकेत नहीं दिए गए? और ये सारे सवाल जो लोगों के मन में थे,
आज जब नुपुर शर्मा अपनी याचिका में लिख रही हैं कि उन्हें नई धमकियां मिल रही हैं, फिर से धमकियां मिल रही हैं, तो उस सवाल को पुख्ता कर देती है जो लोगों को डर था, लोगों को अंदेशा था, लोगों को आशंका थी। लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, नुपुर शर्मा जो कह रही हैं कि भाई हमारे जो एफआईआर्स हैं उनको क्लब कर दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाओ पहले हाई कोर्ट जाओ, यही कहा था ना। मैं आपको कल नुपुर शर्मा मामले की सुनवाई हो उससे पहले आज ही सुप्रीम कोर्ट के एक केस में जो जजमेंट आया है उसकी कॉपी दिखाता हूं। और इस कॉपी में अगर आप पढ़ेंगे, ये अभिषेक सिंह चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। और इस केस की कॉपी लेकर क्यों खड़ा हूं आपको पता है? आपको बताने के लिए कि कल नुपुर शर्मा के मामले में जब सुनवाई होगी उसके पहले आज ही उसी तरह के मामले में जहां एफआईआर को क्लब करने की अर्जी लगाई गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है और क्या कहा है, सुन लीजिए। यह थोड़ा अलग केस है, वैसा ही मामला नहीं है, लेकिन यहां भी अलग अलग जगह पर एफआईआर हुई है। वेस्ट बंगाल में हुई है, राजस्थान में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, छत्तीसगढ़ में हुई है। आज इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्यवार एफआईआर हैं उन्हें क्लब करने का आदेश दिया है। यानी किसी राज्य में अगर कोई केस चल रहे हैं तो उसी राज्य में केस को क्लब करके उसी राज्य की एक कोर्ट उसे सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, थोड़ा सा नुपुर से अलग है, लेकिन क्लबिंग ऑफ एफआईआर हुई है इसमें भी। संविधान के आर्टिकल 142 में दी गई पावर का इस्तेमाल करते हुए हम अलग अलग राज्य में दर्ज एफआईआर को क्लब करने का आदेश देते हैं जिससे एक केस चल सके। हम ये मानते हैं कि एक ही केस में अलग अलग जगह सुनवाई बड़े पैमाने पर पब्लिक की भलाई में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक ही केस में अलग अलग जगह सुनवाई हो, यह पब्लिक की भलाई में नहीं है। यह इसलिए भी भलाई में नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई जिसको परेशान करना हो एक जरिया हो सकता है अलग अलग जगह एफआईआर कर दी जाए। दूसरा, कोर्ट में इतने केसेस पेंडिंग हैं और एक ही तरह के मामले की अलग अलग जगह सुनवाई होगी तो सोचिए और केसेस बढ़ेंगे और जिनको न्याय मिलना है उनका इंतजार और लंबा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि ये लोगों के हित में नहीं है कि 10 जगह सुनवाई हो। और पिछली बार नुपुर शर्मा को कहा गया था हाई कोर्ट जाओ, और अब कल देखते हैं क्या होगा। इस आधार पर चलिएगा तो कल तो आराम से क्लब हो जाने चाहिए एफआईआर। संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति देता है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिए जरूरी हो। और इसीलिए हमने कहा कि किस तरह से ये जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, अभिषेक सिंह चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें लिखा है द प्रिंसिपल रिलीफ क्लेम्ड बाय द पिटिशनर इज रिगार्डिंग क्लबिंग ऑफ ऑल द एफआईआर्स रजिस्टर्ड इन डिफरेंट स्टेट्स एंड फॉर ग्रांट ऑफ बेल रिस्पेक्टिव। जैसे नुपुर शर्मा जो है वो कह रही है ना कि अलग अलग जगह एफआईआर हुई है, वैसे ही इसमें भी कहा गया है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि यह जनता के हित में है कि इस तरह से अलग अलग जगह सुनवाई ना। और यही बात उस दिन हमने कही थी कि नुपुर शर्मा जो कह रही है ऐसा नहीं कि देश में पहली बार हो रहा है, ऐसे और उदाहरण हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर्स को क्लब किया है। और उसके बाद आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां कर दी थी तो पूर्व जजेस ने, कई राज्यों के पूर्व चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट के, कई ब्यूरोक्रेट्स ने, कई पूर्व सेना के अधिकारियों ने एक बकायदा चिट्ठी लिखी थी कि ये जो कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो लक्ष्मण रेखा लांघने जैसा था। और उसके बाद अब ये नियति देखिए या कुछ और कह लीजिए कि नुपुर शर्मा दोबारा सुप्रीम कोर्ट गई हैं और उनका मामला उन्हीं 2 जजेस के पास है। हमारे साथ जस्टिस एस.एन. ढींगरा साहब जुड़ गए हैं, पूर्व जज। सर आपका बहुत स्वागत टाइम्स नाउ नवभारत की पाठशाला में। और सर आज ही एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, वो दिखा भी रहा था, जिसमें कहा गया है कि जनता के हित में नहीं है कि आप जो है अलग अलग जगह केसेस सुने,
एफआईआर को क्लब किया गया है। अब नुपुर शर्मा कल फिर गई हैं, सुनवाई होनी है उन्हीं दो जजेस के सामने जिन्होंने पिछली बार कहा था हाईकोर्ट जाओ। क्या आपको लगता है इस बार कुछ फैसला बदलेगा? क्या हो सकता है कल? आपका अपना अनुभव क्या कहता है सर? देखिए, जब भी कोई पिटीशन डिसमिस एज विथड्रॉन होती है तो पिटीशन कर्ता को ये अधिकार होता है कि वो दोबारा अदालत में जाए और वही अपने पिटीशन को दोबारा प्रेस कर सके। विथड्रॉ करने से उसका अधिकार इंटैक्ट रहता है, उसके अधिकार पर आंधी। अब अदालत चीफ जस्टिस साहब ने जो है ये उसी बेंच के पास किया है, तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। वैसे हमारे सेक्शन 190 सीआरपीसी है जिसमें ये कहा गया है कि कॉग्निजेंस लेने के 3 तरीके होते हैं, एक सो मोटो, एक पुलिस की कंप्लेंट पर और एक याचिकाकर्ता की कंप्लेंट पर। अगर कोई जज सो मोटो एक्शन लेता है किसी चीज के ऊपर तो उसे अपराधी को ये बताना होता है कि भैया मैंने इसमें सो मोटो एक्शन लिया है, आप चाहो तो अपना केस किसी दूसरे जज के पास ट्रांसफर करवा सकते हो, मैं इसकी सुनवाई नहीं करूंगा। उसका एक कारण होता है कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। ये कानून जो है सीआरपीसी में दिया गया है कि सो मोटो कॉग्निजेंस लेने पर ये जो है उसे ट्रांसफर कर देना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसी बेंच के पास किया है तो कुछ सोच समझ कर किया होगा। मुझे लगता है कि बेंच को ये मौका दिया है कि उसने जो पहले इस प्रकार की टिप्पणी की है वो अपनी भूल सुधार करके इसमें न्याय कर सके। तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने विवेक के अनुसार इस कोर्ट में इस मामले में फैसला करेंगे। और जब ये बहुत सारे उदाहरण हैं कि ऐसे केसों में दूसरी जगह पर विभिन्न राज्यों में अगर केस हैं तो उनको एक ही जगह ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट की पिछली इस प्रकार के जो व्याख्याएं हैं, जो इस प्रकार का कानून है, उसका पालन होगा और होना भी चाहिए। सर आप कह रहे हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दो जजेस थे जिन्होंने टिप्पणियां की, उनको लेकर बहुत सारे लोगों ने कहा और पूर्व जजेस ने भी बहुत कुछ लिखा था जिसमें आपका भी नाम था, जिसमें आपने कहा था या उन लोगों ने कहा था कि लक्ष्मण रेखा लांघ दी गई थी और उस भूल को सुधारने का मौका मिल रहा है। लेकिन अगर वो भूल सुधारी जाती है सर, या भूल थी या नहीं थी वो छोड़ देते हैं, अगर वो फैसला पलट जाता और कहा जाता ठीक है एफआईआर को क्लब कर लीजिए, तो भी लोगों के मन में तो प्रश्न रहेगा सर कि ये जो पिछली बार आपने इसी चीज में कहा कि हाईकोर्ट जाइए, अब आप इसमें कहेंगे कि अगर एफआईआर क्लब कर लीजिए तो एक दूसरा वर्ग खड़ा होगा और वो कहेगा कि जजेस जो हैं वो दबाव में काम कर रहे हैं। इसका मतलब फिर देखिए, पिछली बार जो कुछ कहा वो जबानी जमा खर्च था, वो न्यायिक आदेश नहीं था। इसलिए न्यायिक आदेश जो है वो अलग होता है, जबानी जमा खर्च अलग होता है। जब तक न्यायिक आदेश ना हो वो लागू नहीं माना जाता। ये जरूर है कि ऐसा मौखिक और जबानी जमा खर्च नहीं करना चाहिए, लेकिन इसे न्यायिक आदेश नहीं माना जाता। और जब तक न्यायिक आदेश मौका मिला है तो न्यायिक आदेश में वो बताएंगे कि वो इसको क्लब किया जाए या नहीं। पिछली बार उन्होंने डरा धमका के वापस करवा दी, अब दोबारा आई हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक सुनहरा अवसर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो ये कहे कि हम अगर भूल करते हैं तो भूल सुधारते। सर बहुत सारे लोग और जिसमें आप भी थे जिन्होंने चिंता जताई थी कि जो टिप्पणियां की गई उससे नुपुर शर्मा के लिए और खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि एक मैसेज ये जा रहा है कि भाई सब इसी की वजह से हुआ, इसी की गलती है। आज जो उन्होंने पिटीशन अब जो नई वाली है उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मुझे नई धमकियां मिल रही हैं और मुझे मेरी जान को खतरा जो है वो है। तो क्या इसके लिए जो उस दिन की टिप्पणियां हैं उसको जिम्मेदार माना जाएगा? देखिए, इस मामले के अंदर जो नुपुर शर्मा ने पहले भी यही बातें कही कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, अब और मिलनी शुरू हो गई या मिल गई,
लेकिन इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया लिखित। अब मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा मौका है कि इस मामले की गंभीरता को देख करके अपना न्यायिक फैसला सुनाए। वो जो भी सुनाता है जनता के सामने फिर आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है ने किस प्रकार का फैसला किन परिस्थितियों में दिया, जनता फिर अपने रिएक्शन देगी। सर आपको तो इतनी जानकारी है न्याय प्रक्रिया की, और मैं तो एक आज ही के जजमेंट की कॉपी लेकर बैठा हूं सुप्रीम कोर्ट की, जो कह रहा है कि एफआईआर्स को क्लब करना जनहित में है। तो क्या यह माना जाना चाहिए कि अगर कल सुप्रीम कोर्ट सुनेगा तो नुपुर शर्मा की एफआईआर्स जो है क्लब करने की मांग, उसको वो मान सकता है? इसकी संभावना प्रबल है। मुझे तो पूरी संभावना लग रही है, क्योंकि जितनी पहले की जजमेंट है वो सभी यही कहती हैं कि अगर इस प्रकार अलग अलग जगह पर एक व्यक्ति के ऊपर मुकदमे एक ही घटना के लिए अगर अलग अलग घटनाएं हो और अलग अलग स्टेट में हो तो उनको क्लब नहीं किया जाता। लेकिन एक ही घटना के लिए अगर 25 स्टेट में मुकदमे कर दिए जाएं या 25 थानों में मुकदमे कर दिए जाएं तो उनको क्लब करना ही न्यायिक वो है, उत्तरदायित्व है सुप्रीम कोर्ट का भी। और सुप्रीम कोर्ट के पास ही आप जा सकते हो, किसी और के पास नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना ये न्यायिक उत्तरदायित्व अवश्य निभाएगा और निभाना भी चाहिए। सर आपने अभी खुद ही कहा कि ये हर बार हुआ है कि भाई एफआईआर्स क्लब की गई हैं। ऐसे में जो पिछला हुआ और अगर कल फैसला अलग आ जाए जिसमें कहा जाए कि भाई हाँ ठीक है एफआईआर को क्लब कर लीजिए, क्या जो पिछला डैमेज हुआ एक छवि को या जो प्रश्न उठे लोगों के मन में, उसके बाद जो एक पर्सपेक्टिव बना, वो एकदम से चेंज हो जाएगा? वो चीज खत्म हो जाएगी लोगों के मन से कि ये क्यों किया गया, ये कैसे हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? वो चीजें हट जाएंगी उस अगर फैसला पलट जाए तो? देखिए, मैं लोगों के मन का तो नहीं जानता कि लोगों के मन में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि मैं ये समझूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले एक अपनी सीमा लांघी थी उसको रियलाइज किया और फिर अपना उचित निर्णय लिखित रूप में दिया। एक आखिरी सवाल सर, अगर आप कल उन दो जजेस में से एक होते जिन्होंने पिछली बार आपने कहा कि बहुत सारी जुबा खर्ची की थी, तो क्या आप कल फैसला सुनाते वक्त सिर्फ फैसले पर रहते, कानूनी पक्ष पर रहते, या कल भी आप कुछ कहते जिससे कि जो सवाल उठे उनको विराम मिल सके? देखिए, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल सवाल है, मेरे ख्याल में ये इसका कोई जवाब नहीं है। थैंक यू सो मच सर। ढींगरा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जस्टिस ढींगरा जो ये कह रहे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को यह मौका मिला है कि वो अपनी पिछली जो उन्होंने चीज की थी उसको सुधार सके, और लोगों के मन में जो इतने सारे प्रश्न खड़े हुए थे वो पता नहीं खत्म होंगे या नहीं होंगे, लेकिन एक छवि जो है उसको लेकर जो प्रश्न उठे थे उनको कम से कम विराम दे सके। नुपुर शर्मा मामले में यह जजमेंट मेरे हाथ की कहती है कम से कम, और जस्टिस ढींगरा का अनुभव कहता है कि कल उनके एफआईआर जो क्लब करने की मांग है, इसकी पूरी संभावना है कि उसे क्लब कर दिया जाए। पर वो होता है या नहीं, कल मैं आपको बताऊंगा पाठशाला में। लेकिन पाठशाला में अब चीन के उन मुसलमानों का चैप्टर जिन्हें वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मेड इन चाइना मुसलमान बनाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा मामले में अरब देश कैसे भड़क गए थे, याद है ना? और कहा गया कि भारत से जवाब मांग रहे हैं। कई मुस्लिम देशों ने यह कहकर विरोध किया कि वो इस्लाम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन यही देश इस्लाम कर रहे थे ना, यही देश अब चीन के सामने चुप है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डंके की चोट पर यह कह दिया है कि उनके यहां वही इस्लाम चलेगा जो उन्हें पसंद है, और किसी अरब देश के मुंह से चू चपड़ नहीं निकल रही। और शी जिनपिंग और चाइना इस इस्लाम को इस्लाम का चाइनीज मॉडल बता रहा है। अब इस्लाम का चाइनीज मॉडल ले आए हैं ये लोग, और पूरी दुनिया में जो लोग
सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं, जो लोग तुरंत तुरंत बात पर भड़कते हैं, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही चीन के नाम पर। शी जिनपिंग को अरब देशों की भावनाएं आहत होने की कोई परवाह नहीं, क्योंकि चीन जानता है कि मुस्लिम देश उसके सामने कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि चीन के सामने वो बोल पाएंगे कि नहीं। मैं तो चाहता हूं हमारे देश के जो मुसलमान भाई हैं वो देखें कि अरब देश अगर इतना ही चिंतित है इस्लाम और मुसलमान को जो भारत में है उसको लेकर, तो चीन के सामने क्यों नहीं बोलते। चीन में मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी शिनजियांग प्रांत में रहती है। चीन के राष्ट्रपति 12 जुलाई को 4 दिन के दौरे पर शिनजियांग प्रांत आए थे। शी जिनपिंग ने शिनजियांग के अधिकारियों को बताया कि उन्हें चीन में कैसा इस्लाम चाहिए ताकि ये अधिकारी ताकत के जोर पर उसे लागू करवा सके। चीन में इस्लाम कैसा होगा, शी जिनपिंग ने साफ साफ बता दिया। चीन जिस तरह से इस्लाम को परिभाषित करे वैसा ही अपनाना होगा। मतलब जो चीन बोलेगा कि इस्लाम ऐसा 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 होना चाहिए और ये इस्लाम का नहीं 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 चलेगा, वही चीन में होगा। चीन में इस्लाम का चाइनीज स्वरूप चलेगा। इस्लाम को चीनी समाज की नीतियों के अनुरूप बनाया जाए। इस्लाम को चीन की समाजवादी नीतियों को अपनाना होगा। यह कोई उनसे रिक्वेस्ट नहीं है, यह उन पर थोपा जा रहा है। मुसलमानों को चीन, उसकी संस्कृति और कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांत मानने होंगे। यह होता है जब आपको दबाया जाता है और तकलीफ दी जाती है। यह हमारे देश के लोग देखें और उस जगह जाकर कह रहे हैं जहां उन्हें डिटेंशन कैंप में रखा जाता है, जहां उन पर प्रताड़ना होती है उइगर मुसलमानों पर, वहां जाकर कह रहे हैं कि इनको ऐसा 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 बना दो तब चीन में रह सकते हैं। और कैसे कैसे चीजें वहां होती हैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन जो शी जिनपिंग कह रहे हैं उसको दूसरे शब्दों में कहूं तो कि वो चाहते हैं कि इस्लाम की मान्यताएं चीन में नहीं पनपने दी जाएं। चीन में अरब देशों वाला इस्लाम नहीं चलेगा। चीन में इस्लाम की नई परंपराएं बनाई जाएंगी। चीन के मुसलमानों की कोई अलग इस्लामिक पहचान नहीं होगी, जैसे दाढ़ी रखना वगैरह। चीन में मुसलमानों की वफादारी पहले कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति होगी, फिर देश के प्रति होगी। और चीन के मुसलमान वहां शी जिनपिंग को दौरा करा रहे हैं, उनके बगल में खड़े हैं, आओ भगत कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। यह है चीन में मुसलमानों की हालत। इसका 1% इंडिया में कर दीजिएगा तो यहां पत्थर चल जाएगा, यहां सड़क पर प्रदर्शन हो जाएगा। और वहां देखिए कैसे हाथ आगे बांध के खड़े हैं जैसे कोई गुलाम हो। और किसी अरब देश ने कुछ नहीं कहा इस पर। शी जिनपिंग अचानक इस्लाम का चाइनीज मॉडल लेकर नहीं आए। चीन में काफी पहले से ही इसकी तैयारी चल रही है। चीन में जैसा अत्याचार उइगर मुसलमानों पर होता है वैसा अत्याचार दुनिया में कहीं भी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं होता। चीन में लगभग 1 करोड़ 20 लाख उइगर मुसलमान रहते हैं और इनमें से लगभग 90% उइगर शिनजियांग में ही रहते हैं, जहां आपको दिखा रहा हूं वो गए हुए थे। शिनजियांग में 10 लाख उइगर मुस्लिम डिटेंशन कैंप में कैद हैं। चीन में मुसलमानों के सार्वजनिक नमाज पढ़ने पर रोक है। मुसलमान चीन में लंबी दाढ़ी नहीं रख सकते। डिटेंशन कैंप्स में इनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव होता है। यह है चीन का इस्लाम और यह है चीन के मुसलमान की हालत। ना पाकिस्तान के बोलते बनता है, ना अरब देशों के बोलते बनता है। सब जो ज्ञान देने आते हैं वो इंडिया के मुसलमान को देने आते हैं। क्यों? आपसे मोहब्बत नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको भड़काना है और इंडिया में आग लगानी है। समझिए इस खबर को देखकर। उइगर मुसलमानों की जबरन नसबंदी कर दी जाती है। डिटेंशन कैंप में हफ्तों तक खाना नहीं मिलता। हाथ पैर बांधकर एक पाइप पर लटका देते हैं। 2017 में शिनजियांग में 16,000 मस्जिदें गिराई गई थी। 16,000 मस्जिदें। यहां हिंदू मेजॉरिटी में होने के बावजूद सालों साल तक राम मंदिर का केस चला और फैसला आया, तब बन रहा राम मंदिर। तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज होने के बावजूद ज्ञानवापी का केस कोर्ट में चल रहा है, मस्जिद गिरा नहीं दी गई। लेकिन फिर भी लोगों को एतराज है कि हमें दबाया जा रहा है। ओवैसी को सुनते हैं ना, एक और मस्जिद हम जो है वो शहीद नहीं होने देंगे। 16,000 मस्जिदें ओवैसी की भाषा में कहूं तो शहीद कर दी गई शिनजियांग में। दुनिया की आवाज नहीं निकली। लाखों बच्चों को जबरन बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं।
2015 से 2018 के बीच चीन में मुस्लिम जनदर 60% गिर गई। 2019 में शिनजियांग में मुस्लिम जनदर 24% कम हुई। उइगर मुसलमानों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। फोन कॉल, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन, सब पर चाइनीज अथॉरिटी निगाह बनाकर रखते हैं। और ये तो सिर्फ वो बातें हैं जो बाहर निकल कर आई। अंदाजा लगाइए कि चीन में उइगर मुसलमानों के साथ अंदर कैसा जघन्य व्यवहार किया जाता होगा। शी जिनपिंग ने 8 साल बाद शिनजियांग प्रांत का दौरा किया है। वर्ल्ड उइगर कांग्रेस के मुताबिक आखिरी बार जब शी जिनपिंग इस इलाके में आए थे तो उस सिस्टम को स्थापित किया था जिसमें उइगर मुसलमानों के नरसंहार की नींव रखी गई। उइगर मुसलमानों को डर है कि आगे उनके लिए और बुरे दिन आने वाले। मतलब एक तरह से वो इतने सालों के बाद वहां देखने के लिए गए होंगे कि जो पिछला मैंने तमाशा किया था उसके बाद इनमें कितना बदलाव आया। और इनको, उइगर मुसलमानों को डर है कि ये फिर आया है और अब देखो अब पता नहीं क्या करके जाएगा। साल 2018 में शी जिनपिंग ने शिनजियांग के अधिकारियों के लिए गोपनीय निर्देश जारी किए थे और इसमें कहा गया कि इस्लाम को धर्मनिरपेक्ष जीवन शैली और सरकार के कामकाज में घुसपैठ से रोका जाए। इसे इस्लाम का चीन मॉडल नाम दिया गया। अब अपने लोग सोचिए, अपने अपने हिसाब से इस्लाम का मॉडल बना रहे हैं। कोई और नहीं बना पा रहा, चीन बना रहा है। चीन के मुताबिक इस्लाम को मॉडिफाई करना है। चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के खिलाफ पश्चिम देश आवाज उठा चुके हैं, लेकिन अरब देश एक शब्द भी चीन के खिलाफ नहीं बोलते, जबकि यही अरब देश हैं जो एक बयान पर हंगामा खड़ा कर देते हैं। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर 16 मुस्लिम देशों ने भारत से नाराजगी जताई थी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने भी बयान की निंदा की थी। 2017 में म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर भी अरब देशों ने हंगामा किया था। सऊदी अरब ने तो UN में रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठाया था। अब हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, कुछ मुसलमान जो अरब देश की तरफ बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखते हैं जैसे वही अपने हो, और भारत जो है उनमें, भारत में 10,000 खोट दिखती है, वो पूछे पलटकर कि ये क्या है बॉस, इस पे क्यों नहीं बोलते? ये इस्लाम का चाइनीज मॉडल क्या हो सकता है? इस्लाम इस्लाम है। भारत में भारत मॉडल चलेगा, अमेरिका में US मॉडल चलेगा, चाइना में चाइनीज मॉडल चलेगा क्या? ऐसे होता है क्या? और पूछे पलट करके हमारे यहां तो बड़े बोलने आते हो, वहां बोलते हुए तुम्हारी आवाज कहां चली जाती है? ये सब देखिए, इसलिए नहीं दिखा रहा हूं सिर्फ बताने के लिए कि चीन में क्या हो रहा है मुसलमानों पर अत्याचार, इसलिए भी दिखा रहा हूं कि आप समझिए कि कैसे भारत के लिए एक पूरी लॉबी काम करती है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। यह इनका दोहरा चरित्र आप पहचान सकें, इसलिए दिखा रहा हूं। आप पहचान सकें कि कैसे, जो बार बार कहता हूं कि इंडिया रॉकेट की तरह अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, इसलिए ये लोग हिलाना चाहते हैं, पूरा एजेंडा चलता है, पूरा इकोसिस्टम चलता है। यह सब देखिए और समझिए। यहां तो फ्री में चलता है सरतन से जुदा का नारा, वहां लगा के देख लीजिए। दुनिया में कहीं भी इस्लाम से जुड़ा कोई मुद्दा हो, अरब देश अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन चीन का नाम सुनते हैं थर थर कांपते हैं। मुस्लिम देश तो उइगर मुसलमानों को चीन की नीतियों का समर्थन करते हैं। UN में सऊदी अरब ने 2019 और 2020 में चीन की शिनजियांग नीति का समर्थन कर दिया था। विरोध करने की बजाय समर्थन कर दिया। चुप भी रहते तो थोड़ा आदमी समझ जाता, समर्थन कर दिया। जिसको ह्यूमन राइट्स वाले कहते हैं कि इनको जानवर समझते हैं, उसका समर्थन कर दिया सऊदी अरब ने। 2019 में ही इजिप्ट, UAE, सऊदी अरब, पाकिस्तान जैसे 37 देशों ने चीन के मानवाधिकार कार्यों की तारीफ की। मानवाधिकार कार्य बता रहे हैं, यह मानवाधिकार है। और भारत में जहां मुसलमान राष्ट्रपति भी बन जाए, जहां मुसलमान स्टार बन जाए बॉलीवुड के अंदर, जहां मुसलमान क्रिकेट भी खेले, जहां IAS भी बने, जहां सेना में भी जाए, जहां पुलिस में भी जाए, जहां जो मन आए वो करे, वहां कहते हैं देखो मुसलमान को कितना टॉर्चर करते हैं। आंखें खोलिए और देखिए ये सब। इन देशों ने, इन अरब देशों ने कहा कि शिनजियांग में आतंकवाद रोककर चीन ने शांति स्थापित की। वाह बॉस। दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज उठाने वाला, दावा करने वाला पाकिस्तान भी उइगर मुसलमानों के मामले में चुप रहता है। इसी साल फरवरी में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा था कि शिनजियांग में चीन जो कर रहा है वो सही कर रहा है। शिनजियांग में स्थिति वैसी नहीं है जैसा पश्चिमी मीडिया दिखाता है। चीन में पाकिस्तान के राजदूत ने शिनजियांग का दौरा किया था और बताया कि वहां की स्थिति बेहतर है। और भारत में कुछ हो जाए तो तुरंत ट्वीट करते हैं। अगर इतना शिनजियांग पसंद है, कुछ दिन इमरान खान भी रह के आ जाएं, देख लें।
पता चल जाएगा। चीन में उइगर मुसलमानों पर सरकारी दमन का इमरान खान ने न केवल समर्थन किया बल्कि चीन को क्लीन चिट भी दे दी। इसके बदले में चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का बचाव करता है। आप इन लोगों के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। सब अपना अपना फायदा देखते हैं और आपका इस्तेमाल करते हैं। मुस्लिम देशों और खासतौर पर अरब देशों को म्यांमार दिखता है। ओवैसी जैसे नेताओं को भी फिलिस्तीन के मुसलमानों का दर्द महसूस होता है, लेकिन चीन का जिक्र आते ही सब मुंह फेर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है आपको पता है? पहला कारण, सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देश चीन के BRI प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, यानी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव। उइगर मुसलमानों पर बोलकर मुस्लिम देश चीन को नाराज नहीं करना चाहते। दूसरा कारण है कि 50 से ज्यादा मुस्लिम देशों ने 600 प्रोजेक्ट में चीन ने 31 लाख करोड़ रुपए निवेश किया हुआ है। पैसा बड़ी चीज होती है बॉस, पैसा आ रहा है। अब वहां कुछ लोग परेशान हैं तो होने दो। मुस्लिम देशों को चीन ने मुफ्त में कोविड वैक्सीन की 150 करोड़ डोज भेज दी, उसी में खुश हो गए। चीन को नाराज करके मुस्लिम देश अपना आर्थिक नुकसान नहीं करना चाहते। चीन की एक पॉलिसी है, वो पहले देशों में निवेश करता है, फिर कर्ज देता है और इस तरह से अपने कर्ज के जाल में फंसा लेता है। कई छोटे मुस्लिम देशों में चीन यही कर रहा है और ऐसे में कोई मुस्लिम देश चीन के खिलाफ क्यों बोलेगा? इतना कर्ज ले रखा है, कहां से बोल पाएंगे? लेकिन इंडिया के मामले में सबकी बोली निकलती है। भारत में हर दूसरे दिन ये कहने वाले कि मुस्लिम पीड़ित हैं, वो लोग भी चीन के मुद्दे पर चुप हैं। नुपुर शर्मा का बयान हो, ज्ञानवापी मस्जिद का केस हो, अयोध्या का मामला हो, असदुद्दीन ओवैसी हर बार यही कहते हैं ना कि भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, मुसलमानों के लिए आवाज उठाने वालों को परेशान किया जा रहा है। भारत से हजारों मील दूर फिलिस्तीन में मुसलमानों की हालत पर ओवैसी ट्वीट करते हैं। 2021 में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो शेयर किया था और कहा था कि फिलिस्तीन के मुसलमानों पर इजराइल के अत्याचार से गुस्सा आता है। गुस्सा, चीन पर कुछ नहीं आता, इजराइल पर गुस्सा आता है। सुनिए जरा। और हम आज के इस जलसे से हम अपने उन फलस्तीन के मुजाहिदीन को, हमारी उन माँ और बहनों को सलाम करते हैं। हम दूर हैं मगर हमारी दुआएं आपके लिए हाथ उठे हुए हैं। हम आपकी तकालीफ को देखकर हमारे आंख में आंसू भी आते हैं और हम में जज्बा भी पैदा होता है। खास बात यह है कि खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को शिनजियांग प्रांत जाकर यह बताना पड़ा कि चीन में कैसे इस्लाम चलेगा। बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में शी जिनपिंग ने खुद को बीजिंग में ही सीमित कर दिया, लेकिन शी जिनपिंग खासतौर पर शिनजियांग गए। 8 साल में के बाद भी शी जिनपिंग ने शिनजियांग का दौरा किया और दुनिया को 2 बड़े मैसेज दिए। पहला यह कि इस्लाम के मुद्दे पर चीन अपनी सख्त नीतियों से पीछे नहीं हटेगा, और क्यों हटेंगे, जब कोई बोलने वाला नहीं तो क्या हटना। दूसरा, चीन को उइगर मुसलमानों के नरसंहार जैसे आरोपों की कोई परवाह नहीं। शी जिनपिंग का दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब भारत में सरतन से जुदा गैंग सुर्खियों में है। उदयपुर में ISIS के स्टाइल में एक शख्स का गला काट दिया गया। अलकायदा ने भी भारत के शहरों में बम धमाके की धमकी दी है। शी जिनपिंग नहीं चाहते कि इस तरह की कोई घटना चीन में हो। अफगानिस्तान में आतंकी संगठनों से भी चीन को खतरा है। पाकिस्तान में भी आतंकी चीन के नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। शी जिनपिंग को डर है कि कहीं चीन में भी सरतंत्र से जुदा गैंग हावी ना हो जाए, इसलिए वो अपने हिसाब से वहां चीजें करवा रहे हैं। लेकिन इतनी सी बात कहूंगा कि चीन में जो हो रहा है वो तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन अपने देश, अपने भारत में जो लोग आग लगा रहे हैं, कम से कम उस आग पर पानी तो डालिए, नारा लगाने की बजाय। पाठशाला में अब राष्ट्रपति चुनाव का चल रहा है। आज देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग हुई है। बैलेट पेपर से सांसदों और विधायकों ने वोट डाले। संसद भवन में सांसदों ने वोट दिए। राज्यों की विधानसभाओं में विधायकों ने वोट दिए। हालांकि 44 सांसदों को अलग अलग राज्यों और 9 विधायकों को संसद भवन और 2 विधायकों को दूसरे राज्य की विधानसभा में वोट करने की अनुमति दी गई। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाला। सरकार के दूसरे मंत्रियों और सांसदों ने वोट डाला। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर आए वोट डालने के लिए। कुल मिलाकर 99% सदस्यों ने राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग की है। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए कितने सांसदों और विधायकों को वोट डालना था, जरा जल्दी से आपको वो आंकड़ा बताता हूं, फिर आगे बताऊंगा कि इस चुनाव में क्या क्या हुआ है और उसके क्या मायने हैं
देश की राजनीति के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो कुल सांसद जिन्होंने वोट डाले हैं, इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिला दीजिए तो वो बैठता है आंकड़ा 771 सांसदों का। और कुल विधायक जिन्होंने वोट किया है वो है 4025। इनको वोट डालना था। और मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें वोट की कीमत होती है। जिन लोगों ने ना देखा हो, यूट्यूब पे पढ़ा होगा पाठशाला का चैप्टर, कि कैसे राष्ट्रपति चुनाव में वोट की कीमत होती है, मतलब उसकी वैल्यू निकाली जाती है, पैसा नहीं, वैल्यू निकाली जाती है। तो एक सांसद के वोट की वैल्यू जो है वो मैंने आपको बताया था 700 थी, और विधायकों के जो वोट की वैल्यू है वो राज्यों के हिसाब से थी। तो सबसे ज्यादा वैल्यू यूपी के विधायकों की थी, वो थी करीब 208, और जो उससे कम था वो था झारखंड, वहां था 175, और तमिलनाडु 176, महाराष्ट्र 175, इस तरीके से। सबसे कम किसका था? सिक्किम का 7, मिजोरम का 8, नागालैंड का 9। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। विधायकों के कुल वोट की वैल्यू है 5,43,231 और सांसदों के वोट की वैल्यू है 5,43,200, यानी कुल अगर मिलाइएगा तो 10,86,431 ये वोट की वैल्यू है। और जिस कैंडिडेट को कुल हुई वोटिंग में से 50% से ज्यादा वैल्यू के वोट मिल जाते हैं, वही राष्ट्रपति चुनाव जीत जाता है। एनडीए की कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू का जीतना तय माना जा रहा है, क्योंकि वोटिंग से पहले ही वो करीब 60% वोट वैल्यू का समर्थन जुटा चुकी है। यानी कुल वोट वैल्यू जो 10,86,431 है, उसमें माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट में 6,67,000 वैल्यू के वोट हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती कि किसी एक कैंडिडेट को ही वोट करने के लिए बाध्यता होगी, इसलिए अपने अपने हिसाब से सांसद और विधायक किसी को भी वोट कर सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में गुजरात, यूपी, ओडिशा, महाराष्ट्र और असम के कई विपक्षी सांसदों की क्रॉस वोटिंग की भी खबर आई है। विपक्ष के कैंडिडेट यशवंत सिन्हा लगातार इस बात को लेकर निशाना साध रहे हैं कि अगर द्रौपदी मुर्मू चुनी जाएंगी तो वो रबर स्टैंप राष्ट्रपति बन जाएंगे। वो रबर स्टैंप राष्ट्रपति होंगी और ये आएंगे तो पता नहीं, शायद राष्ट्रपति के लिए जो अधिकार हैं उसमें अपने मन से कुछ जोड़ देंगे। फिर से रबर स्टैंप राष्ट्रपति मिला तो संविधान की धज्जियां उड़ जाएंगी इनके हिसाब से। द्रौपदी मुर्मू संविधान नहीं, पीएम की रक्षा करने वाली राष्ट्रपति होगी। द्रौपदी मुर्मू को उनका समर्थन है जो रोज लोकतंत्र पर हमले कर रहे हैं। भारत को खामोश करने वाला नहीं, बल्कि बोलने वाला राष्ट्रपति चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव यह तय करेगा कि लोकतंत्र बचेगा या खत्म हो जाएगा। एक बार यशवंत सिन्हा जी को सुनिए, फिर आगे बताता हूं कि उन्होंने जो कहा उसमें कितना सच है और कितना नहीं। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब ये जीत जाएंगे तो प्रजातंत्र, लोकतंत्र बचेगा, और ये हार जाएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्यों भाई, आप ऐसा क्या कमाल कर देते? राष्ट्रपति के पास जो अधिकार आपके पास होते वही द्रौपदी मुर्मू के पास होंगे। यही हो सकता है, उससे ज्यादा क्या होगा। और खुद ही कह रहे हैं कि संकेत मिल रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं बचेगा, मतलब खुद ही मान रहे हैं कि हम हार जाएंगे। लेकिन यह कह देना कि मैं जीतूंगा तो लोकतंत्र बचेगा वरना लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, यह इस देश के महान लोकतंत्र का अपमान नहीं है तो क्या है? क्योंकि उनको भी पता है कि उनके पास जो अधिकार हैं वही द्रौपदी मुर्मू के पास रहेंगे और वही पिछले सबके पास रहे। यशवंत सिन्हा ने प्रचार के दौरान अनुच्छेद 370 को हटाने का मुद्दा भी उठाया था। उन्होंने सीए का भी मुद्दा उठा दिया कि मैं आऊंगा तो सीए नहीं आने। और कैसे नहीं आने दीजिएगा? कैसे नहीं आने दीजिएगा? नियम है कि भाई उधर से आएगा, आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद आपको नहीं पसंद है, आप कहेंगे ठीक है इसको फिर से पुनर्विचार कीजिए। उधर से दोबारा आ जाएगा, आपको साइन करना है, आप कैसे रोक दीजिएगा? अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो सीए को लागू नहीं होने देंगे। कैसे नहीं लागू होने दीजिएगा? अनुच्छेद 370 को लेकर उन्होंने कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो कश्मीर मुद्दे के स्थायी समाधान पर वो केंद्र पर जोर देंगे, ये सरकार पर जोर देंगे। ये हमारे यहां का भाई ठीक है, राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होते हैं,
लेकिन राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं और राज्यों में जो राज्यपाल के अधिकार, इस पर बड़ी बहस हुई है भाई। राष्ट्रपति सरकार को बाधित नहीं कर सकते कि यही करना है, और सरकार यानी चुनी हुई सरकार जो कह दे उसको, उस पर हस्ताक्षर आखिरकार करने के लिए राष्ट्रपति जरूर बाध्य होते हैं। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति के पास ऐसे अधिकार होते हैं कि वो संसद के पास से पास हुए कानून पर रोक लगा दें और केंद्र की नीतियों को बदलने के लिए मजबूर कर दें। संविधान के अनुच्छेद 52 से 64 तक राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया गया। सुन लीजिए जरा, क्योंकि अगली बार कोई ऐसा बोले कि मैं तो एकदम धरती फाड़ राष्ट्रपति बन जाऊंगा, ऐसा होता नहीं है। सुन लीजिए क्या अधिकार। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है। मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करता है। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली कैबिनेट के फैसले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से लागू होते हैं। संसद से पास कानून को राष्ट्रपति एक बार रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कैबिनेट उसी कानून को दूसरी बार भेज दे तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर से मना करने का अधिकार नहीं है। संसद से पास बिल को राष्ट्रपति दूसरी बार रिजेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन उस पर हस्ताक्षर करने में देर जरूर कर सकते। तो यही आप करिए, लटकाए रहिए, ये हो सकता है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो के तहत यह अधिकार हासिल होता है कि वो किसी कानून पर विलंब कर दे। राष्ट्रपति किसी भी स्थिति में फाइनेंस बिल पर हस्ताक्षर से इनकार नहीं कर सकते। युद्ध या किसी आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति देश में आपातकाल लागू कर सकते हैं, लेकिन यह मंत्रिमंडल की सलाह पर ही हो सकता है। राष्ट्रपति के पास राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार भी होता है, लेकिन वो भी मंत्रिमंडल की सलाह पर ही हो सकता है। यानी राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख तो होते हैं, लेकिन सभी शक्तियां कार्यपालिका यानी सरकार के प्रमुख यानी चुनी हुई सरकार यानी प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट में निहित होते हैं। यानी पहली बात तो यह तय है कि यशवंत सिन्हा जो कह रहे हैं वो कर नहीं सकते। दूसरी बात यह तय है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति बनने वाले नहीं है, ये उनको भी लग रहा है, तभी कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं बचने वाला। क्योंकि विपक्ष ने ऐसे नेता को कैंडिडेट बनाया है जिसको अपने घर में ही वोट नहीं मिला कहा जा रहा है। यशवंत सिन्हा के सांसद बेटे जयंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दिया है, कह रहे हैं लोग, क्योंकि वो बीजेपी के सांसद हैं। लोग कह रहे हैं अपने पिताजी को वोट नहीं दिए। पिताजी कह रहे थे कि अंतरात्मा सबकी जागनी चाहिए, और ऐसे में अब बेटा अंतरात्मा देखें या उनकी अंतरात्मा में हो सकता है द्रौपदी मुर्मू का नाम आ रहा हो। जयंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी के सांसद हैं। यशवंत सिन्हा को अपने राज्य झारखंड में ही समर्थन नहीं मिला, क्योंकि वहां यूपीए की सहयोगी जेएमएम ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि भाई ये आदिवासी कैंडिडेट हैं, झारखंड में आदिवासी बहुल है, और वो जो है यशवंत सिन्हा को वोट देंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे अपने वोटर को कि मैंने एक देश में आदिवासी महिला जो है वो राष्ट्रपति बनने जा रही थी और मैंने यशवंत सिन्हा को वोट दे दिया, क्योंकि यशवंत सिन्हा जी को लगता है कि वही लोकतंत्र बचाएंगे, बाकी कोई नहीं बचा पाएगा। इसके अलावा शिवसेना नेता संजय राउत यशवंत सिन्हा का नाम आगे करने वालों में एक थे, लेकिन खुद शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे दिया। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने से पहले यशवंत सिन्हा जिस टीएमसी में थे, जिन ममता बनर्जी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया था, उन्होंने ही यशवंत सिन्हा को पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए नहीं बुलाया। यशवंत सिन्हा की हालत उस बैट्समैन की तरह कर दी गई जिसको सबसे तेज गेंद फेंकने वाले मान लीजिए ब्रेटली के सामने उतार दिया गया और कह दिया कि जाओ जाओ बैटिंग कर रहे हैं। बोले पैड नहीं, अरे हम देंगे ना, जाओ, ग्लव्स नहीं है, ग्लव्स देंगे ना, बैट नहीं है, अरे देंगे ना। वहां पिच पे पहुंच गए, उधर से ब्रेटली दौड़ा, यहां कुछ दिए ही नहीं। विपक्ष ने उतार दिया, लेकिन बस छोड़ दिया। अब देखिए कि कैसे यशवंत सिन्हा का नाम देते ही विपक्ष के वोट कम हो गए और कैसे द्रौपदी मुर्मू का नाम देते ही एनडीए के वोट बढ़ गए। द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान के वक्त एनडीए यानी बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी अपना दल का वोट तय था। द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवार बनने के बाद सबसे पहले नॉन एनडीए, नॉन यूपीए पार्टी बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और बीएसपी के साथ साथ अकाली दल ने समर्थन कर दिया। इसके बाद एंटी एनडीए पार्टी जेएमएम और शिवसेना के अलावा सुभासपा, जेडीएस, टीडीपी, प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी भी इनके समर्थन में आ गई। एनडीए को द्रौपदी मुर्मू के नाम के ऐलान से पहले करीब 50% वोट मिल चुके थे। मुर्मू का नाम आने पर 10% और बढ़ गए, तो वो माना जा रहा 60% के करीब हो गए। अब तो कुछ लोग कह रहे हैं क्रॉस वोटिंग भी हो गया, तो 60% से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन आप विपक्ष की पॉलिटिक्स देखिए। विपक्ष वेट कर रहा था कि बीजेपी कौन सा कैंडिडेट उतारती है, जबकि उसकी अपनी रणनीति होनी चाहिए थी कि हमें कोई ऐसा कैंडिडेट उतार दें कि बीजेपी को फॉलो करना पड़ जाए और बीजेपी उसके नाम पर मुहर ना लगाए, तो फिर उसको सोचना पड़ जाए कि क्या मैसेज जाएगा। लेकिन विपक्ष अपने जोन में रहता है।
वो वेट कर रहा था, देखें ये कौन उतारते हैं, फिर हम सोचेंगे। हमारे पास तो नंबर नहीं। अरे नंबर नहीं था, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो ऐसे ही होती है। अगर बीजेपी सोच सकती थी तो आप भी तो सोच सकते थे, लेकिन आप सोचते ही रह गए। इसी तरह से विपक्ष ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी कांग्रेस से एक ऐसे कैंडिडेट मार्गरेट अल्वा को उतारा जो खुद कांग्रेस की कई बार तीखी आलोचना कर चुकी और सोनिया गांधी पर सवाल उठा चुकी। अब देखिए कैंडिडेट चुने। 2008 में मार्गरेट अल्वा ने कांग्रेस पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। वो इनकी उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। जो आपके ऊपर टिकट बेचने का आरोप लगाया वो आपका कैंडिडेट है। मार्गरेट अल्वा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपने बेटे के लिए टिकट चाहती थी, लेकिन जब पार्टी ने उनके बेटे को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया। अपनी पार्टी पर आरोप लगाने के बाद उन्हें कांग्रेस महासचिव का पद छोड़ना पड़ गया। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें राज्यपाल बनाया गया था। अब आप सोचिए कि इनको कोई और वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट नहीं मिला, जिसने टिकट बेचने का आरोप लगाया उसको बना रहे। इतना ही नहीं, मार्गरेट अल्वा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी करेज एंड कमिटमेंट एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और सोनिया गांधी एक दूसरे पर नजर रखते थे। वो दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। सोनिया गांधी नरसिम्हा राव के इस फैसले से नाराज थी, जिसमें उन्होंने बोफोर्स मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें राजीव गांधी के खिलाफ केस खारिज कर दिया गया था। किताब में मार्गरेट अल्वा ने यह भी लिखा है कि क्या नरसिम्हा राव उन्हें यानी सोनिया गांधी को जेल में देखना चाहते हैं। इसके अलावा अल्वा ने यह भी लिखा है कि नरसिम्हा राव की मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं आने दिया गया। जब एक आदमी मर जाता है तो आप उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये चैप्टर भी किसी दिन खोलूंगा नरसिम्हा राव वाला, लेकिन ये विपक्ष की उपराष्ट्रपति पद की कैंडिडेट है। विपक्ष ने मार्गरेट अल्वा को कैंडिडेट बनाया तो एनडीए ने जगदीप धनखड़ को कैंडिडेट बनाया। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाकर बीजेपी कई संदेश दे रही है, लेकिन कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाकर विपक्ष से कोई बड़ा सियासी संदेश ही नहीं है। मार्गरेट अल्वा जो है वो कर्नाटक से आती है, जहां अगले साल मई 2023 में चुनाव है। लेकिन हो सकता है कि अल्वा को उम्मीदवार बनाने से कांग्रेस को कर्नाटक में फायदा होने की उम्मीद हो, लेकिन 80 साल की अल्वा राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, इसलिए ज्यादा फायदे की उम्मीद नहीं है। मार्गरेट अल्वा ईसाई समुदाय से आती है। कर्नाटक में इसकी आबादी 2% से भी कम है, तो वोटों के स्तर पर तो कोई ज्यादा फायदा होता दिख नहीं रहा। लेकिन बीजेपी से जगदीप धनखड़ को कैंडिडेट बनाने के संदेश को समझिए। पहली बात तो यह है कि जगदीप धनखड़ मूल रूप से बीजेपी बैकग्राउंड के नहीं है। वो बीजेपी में 2003 में आए थे। इससे पहले वो जनता दल और कांग्रेस में रह चुके हैं। वो केंद्र में चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री थे, राजस्थान में कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। फिर भी बीजेपी ने उन्हें राज्यपाल बनाया और फिर उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, क्योंकि उनके पास लंबा राजनीतिक और कानूनी अनुभव है। वो पिछले 20 साल से बीजेपी से जुड़े हैं। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल रहने के दौरान वहां की राजनीतिक हिंसा पर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ धनखड़ मुखर होकर बोल रहे थे। दूसरा, किसान के बेटा हैं, तो किसानों के बीच बड़ा मैसेज चला गया कि किसान के बेटा को उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है। धनखड़ जैसी प्रोफाइल के एक और राज्यपाल है जो हो सकता था कि कैंडिडेट हो जाते उपराष्ट्रपति पद के, लेकिन कभी कभी अपने ही काम जो हैं वो नुकसान पहुंचा देते हैं। उनका नाम है सत्यपाल मलिक। बीजेपी चाहती तो उन्हें भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बना सकती थी, क्योंकि सत्यपाल मलिक भी मूल रूप से बीजेपी के नहीं है। वो भी किसान परिवार से जुड़े हैं, वो भी जाट नेता हैं। लेकिन किसान आंदोलन के दौरान और दूसरे मुद्दों पर सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार और बीजेपी को असहज करने की स्थिति में हमेशा डालते रहे और पीएम के ऊपर भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, जबकि धनखड़ ने राज्यपाल पद की अपनी गरिमा को हमेशा बनाए रखा। तो इसलिए कई बार नुकसान पहुंचा देता है। क्या कीजिए। पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। पूरा देश बाढ़ और बारिश से परेशान है। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ की है, जहां उफनती नदी में 2 लोग फंस गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दुर्गा बटालियन के जवान फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारी बारिश की वजह से बेतार नदी का जल प्रवाह काफी तेज था, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशनों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आखिरकार दुर्गा बटालियन के जवानों ने बेतार नदी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दुर्गा बटालियन के जवानों ने नदी में फंसे लोगों को निकालकर इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया।
मध्य प्रदेश के धार से बेहद दुखद तस्वीर सामने आई है। नर्मदा नदी में यात्रियों से भरी एक बस गिर गई। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये वही तस्वीर है जहां उफनती नर्मदा नदी में गिरी बस को देखा जा सकता है। बस में कुल 50 से 60 लोग सवार थे। इंदौर से लगभग 12 सवारियां उसमें बैठी थी। मां नर्मदा के पुल पर ब्रेक फेल हुआ या स्टीयरिंग, ये जांच का विषय है। वो नदी में समाहित हो गई। बारिश के मौसम में नर्मदा नदी का पानी का बहाव तेज हो जाता है, जिसकी वजह से बस में सवार 30 से 35 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे की पूरी जानकारी ली है और रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। अमरोहा में कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार बस ने यहां सड़क पर कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद बाकी कांवड़ियों ने बस में तोड़फोड़ की, बस के शीशे तोड़ डाले। घटना सुबह 6 बजे की है। बज्रघाट से जल लेकर लौट रहे बाइक सवार कांवड़िए सड़क से जा रहे थे और कांवड़ियों को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों कांवड़ियों की मौके पर मौत हो गई, जिसके बाद सड़क पर मौजूद बाकी कांवड़ियों ने जमकर बवाल काटा, बस में तोड़फोड़ की। हादसे में मरने वाले दोनों कांवड़िए मुरादाबाद के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुस्साए कांवड़ियों को शांत कराया और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद बस का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। ये दोनों लड़कियां राजस्थान के कोटा में मेडिकल एंट्रेंस की नीट परीक्षा में शामिल होने हिजाब पहनकर आई। अब क्योंकि हिजाब पहनकर परीक्षा देने की इजाजत नहीं है, इसलिए सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों ने लड़कियों को परीक्षा हॉल में एंट्री से पहले ही रोक लिया और फिर शुरू हुई हिजाब पहनकर परीक्षा देने पर बहस। तस्वीरें कोटा के मोदी कॉलेज सेंटर की हैं, जहां 4 मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर परीक्षा देने पहुंची। लंबी बहस चली। काफी समझाने बुझाने के बाद भी लड़कियों ने हिजाब हटाने से इनकार कर दिया। करीब 20 से 25 मिनट तक मनाने का ये दौर चलता रहा, लेकिन लड़कियों ने एक ना सुनी और न ही उनके परिवार वाले बिना हिजाब परीक्षा के लिए तैयार हुए। आखिरकार परीक्षा केंद्र के प्रभारी ने लड़कियों से एक पत्र लिखवाया कि परीक्षा को लेकर कोई भी निर्णय होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगी, और इस तरह लड़कियों ने हिजाब पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया। आपका यहाँ पर ये जान लेना जरूरी है कि इससे पहले साल के शुरू में ही कर्नाटक में हिजाब को लेकर काफी हंगामा हुआ, जिसका प्रभाव देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के रूप में दिखाई दिया।